एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में सार्वजनिक मंच से यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की, उसके बाद तमाम सियासी पार्टियों से लेकर मुस्लिम संगठनों में हलचल तेज हो गई। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सुबह होने का इंतजार तक नहीं किया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने देर रात इमरजेंसी बैठक बुलाई जो करीब 3 घंटे चली। इस मीटिंग में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें वहां मौजूद वकीलों ने भी अपनी राय रखी। AIMPLB अपना एक ड्राफ्ट तैयार करेगा जो लॉ कमीशन के अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। शरीयत के जरूरी हिस्सों का इस ड्राफ्ट में जिक्र होगा। बैठक में ये भी तय किया गया कि विपक्ष के नेताओं से मिलकर यूसीसी के मुद्दे को संसद में उठाने की अपील की जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को देश हित के खिलाफ बताया और इस पर जवाब देने के लिए समय सीमा को 6 महीने बढ़ाने की अपील की। यही नहीं, बोर्ड ने आम लोगों से अपील की कि वो विधि आयोग के आधिकारिक मेल पर इसके खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराएं और ये तादाद कम से कम 5 लाख हो। जाहिर है यूसीसी के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख वही है जो उसका शुरू से रहा है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा रुख संपूर्ण मुस्लिम समाज का नहीं है। हालांकि कई मुस्लिम नेताओं ने यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान के बाद उससे दोबारा विचार करने की अपील की, जिनमें शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास भी हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून अच्छी चीज है। हमारे यहाँ मुसलमानों में पर्सनल लॉ का मसला है, हमारे यहाँ और दूसरे मसाइल हैं। लेकिन सूफी इस्लामिक बोर्ड जैसे कुछ संगठन इस मुद्दे पर खुलकर सरकार के रुख के साथ आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के नजरिए के आधार पर इसे देशहित में ठहराया। हमारी सबसे बड़ी अदालत भी उसका समर्थन कर रही है, तो ये लाजमी बात है कि राष्ट्रहित में है और जो चीज राष्ट्रहित में है हम उसके साथ हैं। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने मुस्लिम संगठनों और सियासी जमात से इस मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील की। सूफी इस्लामिक बोर्ड भले ही इस मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील करे, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इस मुद्दे को उठाया, सियासी घमासान छिड़ गया। और पहली आवाज कांग्रेस से आई जो एक देश एक कानून की सोच के खिलाफ दिखी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के बहाने इस कानून का विरोध किया। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? बघेल ने अलग अलग परंपराओं को संविधान सम्मत बताया तो कुछ इसी तरह की बात असदुद्दीन ओवैसी ने भी की। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मुस्लिम मुद्दों पर अपनी राय रखने में आरजेडी ने भी देरी नहीं की। इस्लामिक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करेंगे हम? और ये जो हिंदू धर्म के अंदर की भी जो विविधता और बहुलवाद है, उसको आप किस प्रकार एक ब्रश से सब खत्म कर देंगे? जाहिर है यूसीसी पर बहस की शुरुआत हो चुकी है और चूंकि ये बहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद शुरू हुई है, इसलिए बीजेपी इस मुद्दे पर चुप नहीं रह सकती और इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने भी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर मोर्चा संभाल लिया। और चूंकि विरोधी दल यूसीसी को संविधान के खिलाफ बताते दिखे, इसलिए बीजेपी ने इसका इसी नजरिए से जवाब दिया। संविधान के तो आर्टिकल 44 में राज्यों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसका निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का इसके संबंध में निर्णय है। यही नहीं, बीजेपी के मोहसिन रजा ने तो यूसीसी को देश को जोड़ने वाला कानून बता दिया। यूसीसी से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इनकी दूरी भी खत्म हो जाएगी, जिसको बांटने का काम विपक्ष ने किया था। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी यूसीसी को नए भारत की जरूरत करार दिया। हिंदू कोड वही आजादी के बाद बना है, बाकी शरीयत एक्ट मुस्लिम्स का, पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, ये सब अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत बनाया था। निश्चित रूप से यूसीसी पर वार पलटवार का ये दौर लंबा चलेगा, लेकिन इस घमासान के बीच बीजेपी को इस मुद्दे पर बड़ा समर्थन मिला है। केंद्र के अध्यादेश पर बीजेपी का पुरजोर विरोध करने वाली आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर मोदी सरकार के रुख से सहमति जताई है। आम आदमी का ये रुख राजनीति के बड़े बड़े जानकारों को भी चौंकाने वाला रहा। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। चूंकि ये मुद्दा कई धर्म संप्रदायों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सैद्धांतिक समर्थन के बावजूद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इस पर विस्तार से चर्चा की जरूरत बताई। सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, यह हमारा मानना है। तमाम सियासी मतभेदों के बीच आम आदमी पार्टी वो पहली पार्टी है जिसने विपक्ष में रहते हुए इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन किया। उत्तराखंड चुनाव से पहले बीजेपी ने यूसीसी लागू करने का जो वादा किया था, धामी सरकार उसे पूरा करने वाली है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने बिल का ड्राफ्ट बहुत हद तक तैयार कर लिया है। बताया गया कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 2,30,000 लोगों के सुझावों के बाद इस ड्राफ्ट पर मुहर लगाने से पहले लॉ कमीशन से भी उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता पर चर्चा की। जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा।
मुख्यमंत्री धामी मान चुके हैं कि ड्राफ्ट को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें संविधान की मूल भावना सबसे ऊपर है। भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं। धामी के मुताबिक लंबे समय से देश में एक कानून की मांग पर विचार करने के बाद उत्तराखंड ने ये पहल की। रिपोर्ट मिलते ही धामी सरकार विधानसभा से इसे पास कराकर लागू कर सकती है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। जी न्यूज को बेहद भरोसेमंद सूत्रों के जरिए जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक उत्तराखंड के समान नागरिक कानून के ड्राफ्ट में शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र को बढ़ाने की तैयारी है, ताकि पढ़ने वाली लड़कियां शादी से पहले ग्रेजुएट हो सके। और यही वजह है कि हर हाल में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा, और जो शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। शादी के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत ना हो, इसके लिए ग्राम स्तर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यही नहीं, तलाक के मामलों में पति और पत्नी को बराबर का हक मिलेगा, और तलाक का आधार पति पत्नी दोनों पर लागू होगा। महिलाओं के हितों का ध्यान रखते हुए पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी। साथ ही मुस्लिम महिलाओं की मांग के मुताबिक हलाला और इद्दत पर भी रोक लगेगी। बताया गया है कि उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। लिव इन का डिक्लेरेशन जरूरी होगा, जिसकी सूचना माता पिता को दी जाएगी। अनाथ बच्चों के मामले में गार्जियनशिप प्रक्रिया आसान की जाएगी, और बच्चों के हित को देखते हुए पति पत्नी में झगड़ा होने पर ग्रैंड पेरेंट्स को उनकी कस्टडी दी जाएगी। ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण पर भी जोर है, जिसके लिए बच्चों की संख्या तय हो सकती है। ऐसा होने पर सभी लोगों को गोद लेने का अधिकार भी मिल सकता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है। जानकारी के मुताबिक 2023 का मॉनसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो सकता है। सत्र के 10 अगस्त तक चलने की संभावना है। यूपी के कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सावन महीने में कहीं भी खुले में मांस नहीं बेचा जाएगा। योगी कैबिनेट की बैठक में आज चित्रकूट को एक बड़ी सौगात मिली। जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय अब उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य ही विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति रहेंगे। बीजेपी सांसद रवि किशन की बेटी अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल हो गई है। बेटी इशिता शुक्ला की सफलता पर रवि किशन ने खुशी जताई। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से इस समय एक बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, यहाँ देवबंद इलाके में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ है। हरियाणा नंबर की कार से आए हमलावरों ने चंद्रशेखर पर 4 राउंड फायरिंग की है। गोली इनके पेट को छूती हुई निकल गई है। चंद्रशेखर के एक साथी को भी गोली लगी है। फायरिंग में कार के शीशे टूट गए हैं। चंद्रशेखर देवबंद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं, जहां उनका उपचार चल रहा है। वो कार्यकर्ताओं से मिलने देवबंद पहुंचे थे। चंद्रशेखर का कहना है कि वो जब सहारनपुर की ओर जा रहे थे तो उन पर हमला किया गया। हमारे साथी की पहचान आ गई। मुझे तो सही तरह याद नहीं है, हमारे साथियों ने पहचाना। तो गाड़ी जो है वो आगे की तरफ भागी थी, हाँ आगे की तरफ भागी, मतलब सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर की तरफ, ये जो रोड सहारनपुर जाता है ना, कागा रेडी वाला है, ये जो हाईवे है इसी की तरफ भागी। वो नीचे ही थी, उसी से भागी। हमने यू टर्न लिया। आपके साथ कुल कितनी गाड़ियाँ थी? आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारी। हमारे साथ के लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेली अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी, तो शायद मौर्य जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी हमसे। अच्छा, हाँ वो भी हमारे साथ थे, तो उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। बताया जा रहा है कि कार सवार हमलावर काफी देर से चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। मौका मिलते ही फायरिंग कर सहारनपुर की ओर फरार हो गए ये बदमाश। पुलिस इलाके की घेराबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इसमें पुलिस को लगभग 5:15 बजे के करीब सूचना मिली फायरिंग की, जिस पर कि पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जो मौके पर देखा गया है, गोली पेट को छूकर निकली है, और जो मजरूब हैं उनकी स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर हैं, सामान्य स्थिति है। और जो घटनाक्रम बताया जा रहा है उसकी पुलिस पूरी पड़ताल करेगी, और जो भी साक्ष्य हैं और जो घटनाक्रम बताया गया है उसके आधार पर जो भी संभव कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई पुलिस पूर्णतः करेगी। महाराष्ट्र के ठाणे के मीरा रोड की एक हाई राइज हाउसिंग सोसाइटी में एक मुस्लिम परिवार कुर्बानी के लिए बकरा खरीद कर ले आया, लेकिन इसे लेकर जमकर हंगामा हो गया।
क्योंकि सोसाइटी में किसी भी जानवर के रखने पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर मुस्लिम परिवार 2 बकरों को लेकर सोसाइटी के अंदर दाखिल हो गया। आरोप है कि जब मंगलवार तड़के लोग सो रहे थे तो बकरों को लिफ्ट से मुस्लिम परिवार अपने फ्लैट में ले गया, जबकि गार्ड ने सोसाइटी में बकरों को लाने पर ऐतराज जताया था। रात की बात है, सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश की है, सिक्योरिटी को धक्का देके और वो चले गए हैं। खबर लगते ही सोसाइटी के लोग जमा हो गए और बकरे लाने का विरोध शुरू हो गया। सोसाइटी के लोगों का कहना था कि बिल्डर ने बकरों को रखने के लिए अलग जगह दी थी, फिर भी मुस्लिम परिवार बकरों को घर ले आया। उस बातों को डिनाई करते हुए इन्होंने अपने हिसाब से सबको धमकाया कि आप जो करना चाहो कर लो, हम अपने मन से सारी चीजें करेंगे। विरोध करने वाले लोगों का कहना था कि जिस सोसाइटी में लोग रहते हैं वहाँ फ्लैट में बकरों को रखना किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सोसाइटी के लोगों का तर्क मुस्लिम परिवार ने नहीं माना, जिसके बाद बवाल इतना बढ़ गया कि सोसाइटी में हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए और फिर जमकर बवाल हुआ, नारेबाजी होने लगी। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों के लोगों ने सोसाइटी के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए जाने लगे। बजरंग दल के लोग धरने पर बैठ गए। सोसाइटी के लोगों का कहना था कि मुस्लिम परिवार ने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की। उनको जिद पकड़ के इस बार अंदर ही करना था, कुछ भी करके घर पे लेके आना था और घर पे जिद पकड़ के करना था। बवाल बढ़ने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को मौके से हटाया। पुलिस हालांकि देर रात यहाँ पर मौजूद रही, लगातार कोई जो है कम्युनल जो है टेंशन यहाँ पर निर्माण ना हो उसका पूरा ख्याल रखा गया। पुलिस के आला अफसरों ने मुस्लिम परिवार को काफी समझाया, जिसके बाद वो बकरों को सोसाइटी से बाहर लेकर गए। तनाव को देखते हुए फिलहाल पुलिस ने सोसाइटी और उसके आसपास भीड़ जुटने पर रोक लगा दी है। हालांकि सोसाइटी से बकरों को बाहर किए जाने और अपने साथ हुए बर्ताव पर मुस्लिम परिवार बहुत नाराज है और इसीलिए इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ये एफआईआर सोसाइटी में बकरों को लाने वाले मोहसिन खान की पत्नी यास्मीन ने दर्ज कराई है, जिसमें सोसाइटी में रहने वाले लोगों को आरोपी बनाया गया है। सोसाइटी के 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा 35 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। यास्मीन का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसके पति के साथ मारपीट की और जब वो अपने पति को भीड़ से बचाने की कोशिश कर रही थी तब एक शख्स ने उसे धक्का दिया और कपड़े फाड़ दिए। असॉल्ट हुआ है, हमारे साथ मॉलेस्टेशन हुआ और नेक्स्ट हमारे साथ ये ना हमारे मेंटली टॉर्चर्ड हो गया। वहीं मोहसिन का आरोप है कि इस साल बिल्डर ने बकरों को रखने के लिए जगह नहीं दी थी। मोहसिन के मुताबिक उसने सोसाइटी से भी बकरों को रखने के लिए जगह मांगी थी, लेकिन सोसाइटी की तरफ से भी कोई जगह नहीं दी गई, जिसके बाद वो बकरों को घर ले आया। तो आप हमको लिखित में दे दो कि भाई हम आपको परमिशन नहीं दे रहे, हम नहीं लाए, कानून ब्रेक नहीं करे, लॉ एंड ऑर्डर का खराब होने का चांसेस ही नहीं है। पुलिस ने यास्मीन के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कल ईद उल फितर की नमाज सड़क पर नहीं की जाएगी। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मेरठ पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया है कि अगर सड़क पर नमाज हुई तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। गाजियाबाद में पत्नी मायके चली गई तो गुस्साया शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया और पत्नी को बुलाने की मांग करने लगा। काफी देर तक चले हंगामे के बाद युवक को नीचे उतारा गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हनीमून मनाने के लिए पैसे नहीं थे तो युवक ने लाखों रुपए की चोरी की। युवक पत्नी के साथ हनीमून मनाने कुल्लू मनाली गया, लेकिन वापस लौटते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बारात से लौट रही एक कार नदी में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। महज एक हफ्ते पहले तक 40 रुपए प्रति किलो बिकने वाले टमाटर के भाव 6 गुना बढ़कर 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। अचानक टमाटर के दामों में हुए इजाफे ने लोगों के घरों का बजट बिगाड़ दिया है। क्योंकि टमाटर हर घर के किचन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन अब देश के कई राज्यों में लोगों को टमाटर खरीदने से पहले सोचना पड़ रहा है। मुंबई में टमाटर 100 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है तो दिल्ली और लखनऊ में 80 से 100 रुपए प्रति किलो। हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, समझ जाइए कि सोचते कि पाव भर ले जाओ, 1 किलो अब नहीं खरीद रहे हैं हम लोग। मेट्रो सिटी के अलावा छोटे शहरों में भी टमाटर के भाव बढ़ गए हैं। जम्मू में भी टमाटर 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। बताया जा रहा है कि बेमौसम बरसात की वजह से टमाटर की फसल खराब हो गई, जिससे दामों में अचानक इजाफा हुआ। बेमौसम बारिश के कारण लगातार टमाटर के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं और अगर बात करें टमाटर जो पिछले एक हफ्ते पहले 10 से 20 रुपए बिक रहा था किलो, आज वही दाम जो है मंडियों में 70 से 80 रुपए जो है वो बिक रहा है। और वहीं कुछ किसानों का कहना है कि गर्मी बहुत ज्यादा होने से इस बार टमाटर की फसल भी बहुत कम हुई है।
अब हम आपको बताते हैं कि बारिश के अलावा टमाटर की कीमतें बढ़ने की और क्या वजह है। देश में सबसे ज्यादा टमाटर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती होती है। बारिश की वजह से मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की फसल खराब हो गई है, जिसका असर टमाटर की कीमतों पर पड़ रहा है। बेंगलुरु से टमाटर उत्तर भारत के कई बाजारों में पहुंच रहा है। बेंगलुरु से टमाटर मंगाने पर किराया काफी ज्यादा लगता है, यानी खर्चा ज्यादा हो जाता है टमाटर को वहां से यहां दिल्ली एनसीआर में या किसी और राज्य में लाने में, जिस वजह से भी टमाटर के भाव बढ़े हुए हैं। इसके अलावा भारत बड़े स्तर पर टमाटर का आयात भी करता है। आयात होने से यहां के किसानों को टमाटर की फसल का रेट काफी कम मिलता है। ऐसे में पिछले साल की तुलना में इस साल किसानों ने टमाटर की खेती कम की, जिस वजह से महाराष्ट्र जैसे राज्यों में टमाटर का उत्पादन भी काफी हद तक प्रभावित हुआ और यह भी टमाटर की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह है। प्री मानसून की शुरुआत के साथ ही टमाटर के साथ साथ हरी सब्जियों के दामों में भारी उछाल आ गया है। देश भर में सब्जियों के दाम अचानक आसमान पर पहुंच गए हैं। क्योंकि बारिश से खेत में तैयार सब्जियां खराब होने लगी हैं। लगातार हो रही बारिश से सब्जियों की सप्लाई घट गई है और मंडी में थोक भाव बढ़ गए हैं। सब्जियों के रेट में 20 से 40 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। आलू जो 10 दिन पहले 10 रुपए किलो था, आज आलू 25 से 30 रुपए किलो है। लौकी 40 रुपए किलो है। घर का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है। सब्जी व्यापारियों ने बताया कि महंगाई के कारण अब ग्राहक किलो की जगह 250 ग्राम सब्जियां खरीद रहे हैं। इससे उनकी दुकानदारी पर असर पड़ा है। अब जो है सब्जियों के दाम फिर आसमान छूने लगे हैं। ग्राहकी में दिक्कत आती है, इस तरह की बात भी कही जा रही है। हालांकि फिलहाल सब्जियों के भाव कम होने की उम्मीद नहीं है। 2 महीना 2.5 महीना तो अभी ऐसा ही रेंज रहेगा, इससे ऊपर भी जा सकता है। सब्जी व्यापारियों की माने तो बारिश की वजह से पैदावार कम हो रही है, लेकिन डिमांड कम नहीं हो रही है। ऐसे में डिमांड और सप्लाई का अनुपात बिगड़ने से सब्जियों की कीमतों पर असर पड़ा है। चीन के करोड़पति बिजनेसमैन लियांग शी इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि चीन की टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने का उनका बरसों पुराना सपना एक बार फिर टूट गया है। 56 साल के लियांग बीते 40 वर्षों में 27 बार यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं। चीन की यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए छात्रों को गाओकाओ प्रवेश परीक्षा देनी होती है, जो बेहद कठिन मानी जाती है। 1983 में जब लियांग महज 16 साल के थे, तब उन्होंने पहली बार गाओकाओ प्रवेश परीक्षा दी थी। 1992 तक लियांग ने हर साल गाओकाओ प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद उनकी बढ़ती उम्र आड़े आ गई और लियांग प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। पढ़ाई का मोह छोड़ लियांग ने लकड़ी का कारोबार शुरू कर दिया और उनकी बदौलत वो करोड़पति बन गए। लेकिन 2001 में चीन सरकार ने गाओकाओ प्रवेश परीक्षा में उम्र की बाध्यता खत्म कर दी, जिसके बाद लियांग अपने पुराने सपने को पूरा करने के लिए फिर से गाओकाओ प्रवेश परीक्षा में बैठे। लेकिन तब से लेकर अभी तक किसी भी प्रवेश परीक्षा में वो एडमिशन के लिए जरूरी कट ऑफ मार्क्स नहीं हासिल कर पाए हैं। 750 मार्क्स की गाओकाओ प्रवेश परीक्षा में इस बार लियांग को 424 नंबर मिले हैं। चीन की यूनिवर्सिटीज में दाखिला पाने के लिए लियांग को 458 नंबर की जरूरत थी, यानी वो अभी भी 34 नंबर से चूक गए। बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी पर बना पीपा पुल बह गया। तेज आंधी और बारिश के चलते पुल का हिस्सा नदी में बह गया। इसके चलते कई लोग बीच नदी में फंस गए। हालांकि उन्हें बाद में रेस्क्यू कर लिया गया। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर फ्लैट बनाकर तैयार हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 30 जून को प्रयागराज आ सकते हैं और आवंटियों को फ्लैट की चाबी सौंप सकते हैं। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी। सरकार ने गन्ने के एफआरपी को बढ़ा दिया है। अब गन्ना किसानों को गन्ने की फसल पर 10 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा दाम मिलेंगे। भारत के 3 रफाल विमान फ्रांस जाएंगे। ये विमान 14 जुलाई को पेरिस में होने वाले विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। नोएडा की रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। ईडी बीते 3 दिनों से सुपरटेक के चेयरमैन से पूछताछ कर रही है और लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने कल आर.के. अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। आज आर.के. अरोड़ा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुपरटेक के चेयरमैन के खिलाफ फ्लैट खरीदारों की शिकायत पर ईडी ने जो जांच शुरू की, उसमें सामने आया कि आर.के. अरोड़ा ने खरीदारों से पैसे तो लिए, लेकिन उन्हें मकान नहीं दिए और उस पैसे का इस्तेमाल अपनी दूसरी संपत्ति बनाने में किया। साथ ही आर.के. अरोड़ा ने बैंकों से 1500 करोड़ का लोन लिया, जिसे चुकाया नहीं गया। बाद में वो लोन एनपीए घोषित हो गया। इस मामले में ईडी ने यूपी उत्तराखंड में आर.के. अरोड़ा की 40 करोड़ की संपत्ति भी अटैच की। 40 करोड़ की संपत्ति में आर.के. अरोड़ा का मेरठ में एक मॉल और उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक प्रोजेक्ट शामिल है। पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आर्थिक बदहाली की वजह से पड़ोसी देश में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।
ऊपर से जले पर नमक छिड़कने का काम करते हुए पाकिस्तान की सरकार ने जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। IMF से कर्ज हासिल करने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार आवाम से 215 अरब रुपए का टैक्स वसूलेगी, जिसका ऐलान बजट में किया गया है। ये जो बजट में अभी तरामीम की गई हैं, ये IMF से किस्त लेने के लिए हैं और बजट तजावीज में मईशत की बहाली का मंसूबा नहीं था, न कोई तजवीज है। बजट तो इसलिए बनाया गया था कि ये इलेक्शन गुजर जाएं। पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की किस्त जारी करने की 9वीं समीक्षा 30 जून को खत्म हो जाएगी। ऐसे में नवाज शरीफ बार बार IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से बार बार बात कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जॉर्जीवा से फोन पर बात की और 1 से 2 दिन के अंदर बेल आउट पैकेज रिलीज करने की भीख मांगी, लेकिन लगता नहीं है कि IMF फंड रिलीज करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने रिटायरमेंट के ठीक 1 दिन पहले अपने लास्ट वर्किंग डे पर एक नया रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में अपने लास्ट वर्किंग डे पर जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने 1-2 नहीं बल्कि 65 मामलों पर फैसला सुनाया। उन्होंने फांसी की सजा पाए एक कैदी की सजा बदलते हुए उसे 20 साल की उम्र कैद दी। साथ ही रेप और मर्डर के 2 दोषियों को उन्होंने 20 साल कैद की सजा सुनाई। जस्टिस मुक्ता गुप्ता 23 अक्टूबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट की जज बनी थी। जज बनने से पहले वो दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक वकालत कर चुकी है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में यात्री निवास बेस कैंप पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए वहां मॉक ड्रिल भी हुई, जिसमें बेस कैंप से श्रद्धालुओं की बस को ठीक उसी तरह रवाना किया गया जैसे 30 जून को किया जाएगा। 1 जुलाई से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा शुरू होने वाली है। उससे पहले श्रद्धालु जम्मू बेस कैंप पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। यात्रा पर बेस कैंप से 30 जून को पहला जत्था निकलेगा, जिसके लिए मॉक ड्रिल भी की गई और कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रियों को रवाना किया गया। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बलों और प्रशासन ने मिलकर मॉक ड्रिल की और सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। यहीं से सभी श्रद्धालुओं को रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है वो भी यहां से इशू होंगे और उसके बाद यहीं से ये यात्रा जो है वो 30 जून को रवाना होगी। 1 जुलाई को पहला जत्था जो है वो बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से श्रीनगर से जो है वो कश्मीर से जो है वो रवाना होगा बर्फानी के दर्शन के लिए। श्रद्धालुओं में अमरनाथ यात्रा को लेकर खासा उत्साह है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह चौकन्ना है। अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी किसी छावनी में तब्दील हो गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मेडिकल सुविधाओं की भी जांच परख की गई। इसके लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद बैठक की और अमरनाथ यात्रा के लिए स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। बालटाल और चंदनबाड़ी दोनों ही बेस पर DRDO ने 100 बेड का अस्पताल तैयार किया है, जिसमें किसी भी परिस्थिति में श्रद्धालुओं और यात्रा से जुड़े लोगों को मेडिकल सेवा उपलब्ध करवाई जा सके। LG मनोज सिन्हा ने अपील की है कि जो श्रद्धालु पूरी तरह स्वस्थ नहीं है वो यात्रा से परहेज करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से जिनको थोड़ी भी परेशानी हो, मुझे लगता है कि उनको सख्ती से ये बात समझा देनी चाहिए कि साहब आप यात्रा के लायक नहीं हैं, आप जाएंगे तो खतरा हो जाएगा। बीते साल अमरनाथ यात्रा के दौरान आई आपदा को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा और स्वास्थ्य के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर सबसे बड़ा खतरा आतंकी हमले का है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन अमरनाथ यात्रा से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। ऐसा पहली बार है जब अमरनाथ गुफा की सुरक्षा में ITBP को तैनात किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ CRPF, BSF और NDRF के जवान भी चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे। सीमा पार से होने वाली ड्रोन साजिश से निपटने के लिए 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जगह जगह एंटी ड्रोन गन्स भी तैनात की गई हैं। आतंकी साजिश के मद्देनजर BSF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ड्रोन यूनिट्स भी तैनात की जाएंगी, जिससे जम्मू और कश्मीर दोनों बेस कैंप्स की निगरानी होगी। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर जगह जगह बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और क्विक रिस्पांस टीम होगी। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा 62 दिनों तक चलेगी। टेस्ला के CEO एलन मस्क और मेटा के CEO के बीच होने वाली केज फाइट चर्चा में है। एलन मस्क ने इस फाइट के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ट्रेनिंग की फोटो सामने आई हैं। इनमें वो पॉपुलर पॉडकास्टर और AI रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन के साथ लड़ रहे हैं। वहीं जुकरबर्ग भी इस केज फाइट की तैयारियों में जुटे हैं। रूस में विद्रोह खत्म करने के बाद वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन बेलारूस पहुंच गए हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा, उनके लड़ाकों से हमें खतरा नहीं है और हम वैगनर ग्रुप के प्रमुख की मदद करेंगे। सऊदी अरब में हज यात्रा पर आए हज यात्रियों को इन दिनों 42 डिग्री के टेम्परेचर का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच हज यात्री बड़ी संख्या में हज करने पहुंचे। भारी बारिश की वजह से चीन के सिंचुआन प्रांत में लैंडस्लाइड हो गया है। लैंडस्लाइड की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं।
दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में हुई दिन दहाड़े लूट की वारदात में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि लूटी हुई रकम सिर्फ 2 लाख रुपए नहीं थी, बल्कि बाइक सवार 4 लुटेरों ने कार में बैठे लोगों से जो बैग लूटा था उसमें 50 लाख रुपए से ज्यादा थे। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए बरामद भी हो चुके हैं। बाकी की रकम बरामद करने के लिए पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस बीच लूट से पहले चांदनी चौक इलाके में की गई रेकी के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिल गए हैं, जिसमें लूट का एक आरोपी उस व्यापारी की दुकान के आसपास घूमता दिखा जिसकी रकम लूटी गई थी। पुलिस का कहना है कि बाइक सवार आरोपियों को बैग में रखी रकम की पहले से जानकारी थी और वो चांदनी चौक से ही उस कैब का पीछा कर रहे थे जिसमें दुकानदार के कर्मचारी पैसे लेकर जा रहे थे। प्रगति मैदान लूट मामले में पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। लुटेरों तक पहुंचने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमों ने 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, साथ ही वारदात वाली जगह के आसपास एक्टिव मोबाइल नंबर्स की पड़ताल की। इन सब की मदद से पुलिस ने लुटेरों का एक संभावित रूट मैप तैयार किया, यानी वो कहां चले, कहां लूट को अंजाम दिया और लूट के बाद फिर किधर गए। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि लूट के ठीक बाद बुराड़ी इलाके में कुछ लोगों ने जश्न मनाया। इसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने उत्तरी दिल्ली और नई दिल्ली से 7 आरोपियों को धर दबोचा। लूट का मुख्य आरोपी उस्मान अली नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, जो पेशे से डिलीवरी एजेंट है और बीते 7 वर्षों से चांदनी चौक इलाके में डिलीवरी कर रहा है। पुलिस के मुताबिक उस्मान ने मोटा कर्ज ले रखा था और सट्टेबाजी में भी उसे तगड़ा नुकसान हुआ था। गिरफ्तार आरोपियों में अनुज मिश्रा भी शामिल है, जो पुलिस के मुताबिक लूट में शामिल एक बाइक पर सवार था। लुटेरों को हथियार मुहैया करवाने के आरोपी कुलदीप को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच दिल्ली में व्यापारियों के संगठन सीटीआई यानी चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने लूटपाट की बढ़ती घटनाओं से बचने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। सीटीआई का कहना है कि दिल्ली में लूटपाट की 80% घटनाओं का शिकार व्यापारी, दुकानदार और फैक्ट्री मालिक होते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि बैंक या कहीं और से कैश निकालते वक्त व्यापारी चौकन्ने रहें और देखते रहें कि उनका पीछा कोई ना कर रहा हो। कोई भी व्यापारी कैश लेकर अकेले ना निकले और रास्ते में मोबाइल पर बात करते हुए ना चले। संभव हो तो कैश से भरे बैग में जीपीएस वाली चिप लगाएं ताकि लूट की वारदात होने पर पुलिस लुटेरों की लोकेशन ट्रैक कर सके। कैश लेकर चलने वाले व्यापारी फिक्स रूट से आवाजाही ना करें, बल्कि अपना रूट रोज बदलते रहें। ठग गैंग, पंचर गैंग या अंडा फेंककर लूटने वाले गैंग से सावधान रहें और किसी भी सूरत में ना तो गाड़ी का शीशा खोलें और ना ही गाड़ी से बाहर निकले। व्यापारी अपने सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं और वेरिफिकेशन के बाद ही किसी को नौकरी पर रखें। दुकान या फैक्ट्री के आसपास सीसीटीवी जरूर लगवाएं और कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो फौरन पुलिस को जानकारी दें। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां 29 और 30 जून को भी भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले आज भारी बारिश के बाद मुंबई से सटे ठाणे के कई इलाकों में पानी भर गया। ठाणे रेलवे स्टेशन के पास सड़क पर इतना पानी भर गया मानो ये सड़क नहीं तालाब हो। बारिश के बीच लोग घुटने भर पानी में चलते दिखे, जबकि कई गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आईं। भारी बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में इतना पानी भर गया कि यहाँ ट्रैफिक रोकना पड़ा। ट्रैफिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर बीएमसी के कर्मचारी सबवे पर पंप से पानी निकालते दिखे। ये तस्वीरें भी मुंबई की हैं, जहां सड़कों पर सैलाब नजर आया। कई गाड़ियां इस सैलाब में फंस गईं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच भारी बारिश हुई। बारिश के बाद मलाड में एक पेड़ गिरने से व्यक्ति की मौत भी हो गई। मध्य प्रदेश के दतिया में यात्रियों से भरी एक डीसीएम नदी में जा गिरी। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त डीसीएम में 40 से 50 लोग सवार थे, जो लड़की की शादी के लिए ग्वालियर से टीकमगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान दतिया में एक निर्माणाधीन पुल के पास डीसीएम पलट गई और नदी में जा गिरी। जो ड्राइवर है उसको जो डाइवर्जन रूट है उस पे रोड की चौड़ाई उसको समझ में नहीं आई, जिसकी वजह से गाड़ी टॉपल होके राइट हैंड साइड में जो नदी का पानी है जो खेतों से आया है उसमें गिर गया। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया गया। क्रेन की मदद से हादसे का शिकार हुए छोटे ट्रक को नदी से बाहर निकाला गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हादसे की जगह पर गहमा गहमी दिखाई दी। डीसीएम में सवार लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो जान गंवाने वालों में भी शुमार हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक नया पैंतरा चला है। आईएसआई अब यहां के युवाओं को अगवा कर आतंकी बना रही है।
पीओके की आवाम के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उनके बच्चों को अगवा कर आतंकी बना रहा है। पीओके के ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि पिछले 2 महीनों में 150 से ज्यादा युवाओं को अगवा किया गया है। यही नहीं, पीओके की घाटी में मदरसों से बड़ी तादाद में बच्चे लापता हैं। अलग अलग संगठनों ने पाकिस्तानी सेना और स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों ने मदद न मिलने की स्थिति में प्रदर्शन करने की धमकी भी दी है। हरियाणा की 106 साल की रमाबाई ने देहरादून में आयोजित नेशनल ओपन एथलेटिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीतकर कमाल कर दिया। रामबाई ने 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता। तीसरा गोल्ड मेडल उन्होंने शॉटपुट में जीता। रमाबाई ने ये तीनों मेडल 85 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं की कैटेगरी में जीते। 85+ एज कैटेगरी में तीनों प्रतियोगिताओं में रामबाई समेत 3 से 5 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। देहरादून में नेशनल ओपन एथलेटिक्स युवा खिलाड़ियों के साथ देश भर के बुजुर्ग खिलाड़ियों ने भी अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामबाई ने 2 साल पहले यानी 104 वर्ष की उम्र में अपनी 41 साल की पोती के कहने पर खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू किया और जून 2021 में बड़ौदा में हुए एक चैंपियनशिप में 100 मीटर की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तब रमाबाई ने 100 मीटर की दौड़ में 45.50 सेकंड में पूरी की थी। इस उम्र में खुद को फिट रखने के लिए रमाबाई रोज 5 से 6 किलोमीटर की दौड़ लगाती है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आदित्य ठाकरे की कार जब यू टर्न ले रही थी तभी पीछे से आ रही एक बाइक कार से टकरा गई। पुलिस घटना की साजिश के एंगल से जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में 81 फीट ऊंची और देश की सबसे बड़ी बालाजी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सिंथेटिक गोल्ड से बनी इस मूर्ति का मुख खंडवा पहुंचा तो लोगों ने पूजा अर्चना की। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवाल उठाए। स्मृति ईरानी ने एक तस्वीर दिखाते हुए पूछा कि राहुल गांधी ने भारत विरोधी काम करने वाले जॉर्ज सोरोस के लोगों से क्यों मुलाकात की थी। What George Soros intends to do? Why is Mr. Gandhi hobnobbing with those? पाकिस्तान में बकरीद पर महंगाई का साया मंडरा रहा है। कराची में लोग बकरीद पर कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने निकल रहे हैं, लेकिन बाजार पहुंचते ही कमर तोड़ महंगाई का से सामना उनको करना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले साल जिस जानवर की कीमत 1 लाख रुपए थी, अब वही जानवर 2 से 2.5 लाख रुपए में बिक रहा है। जो जानवर पहले सीजन में तकरीबन मिल जाता था, जो 1.5 लाख तक का था, वो 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं और बहुत बहस करो तो 10,000 15,000 रुपए कम, इतने से ज्यादा कमी नहीं कर रहे। ऊंट के दाम भी दुगने हो गए हैं। पिछले साल एक ऊंट की कीमत करीब 7 लाख रुपए थी, जिसके लिए व्यापारी अब 14 लाख रुपए मांग रहे हैं। Zee News।